सिंधु नदी पर चल रहे जल समझौते पर अमित शाह के घर चल रही बैठक खत्म। बैठक में विदेश मंत्री, जल शक्ति मंत्री और तीनों मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी रहे मौजूद। जल शक्ति मंत्रालय में सिंधु जल को रोकने और उपयोग को लेकर तैयारियां। भजनलाल सरकार द्वारा राजस्व में विद्युत प्रसंस्करण संयंत्र की शुद्धिकरण का किया ऐलान। इसरो के पूर्व प्रमुख और प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के निधन पर सीएम भजनलाल ने किया शोक व्यक्त। कहा, राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति। पहलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर करेगी कड़ी कार्यवाही। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने फायर सर्विस स्टेशन का किया दौरा। कहा, दिल्ली सरकार फायर सर्विस को पूरी तरह से अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने 500 करोड़ का किया प्रावधान। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और अपना राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। इसरो के पूर्व प्रमुख और प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का आपको बताते चले निधन हो गया, अंतिम सांसें ली। साथ ही उन्होंने उनके निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष और पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके मार्गदर्शन में अनेक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों को सफलता से भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में भी उनका योगदान अस्वर्णनीय है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिव्यांग आत्मा को अपने परम धाम में स्थान प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया शोक व्यक्त। तो मैं इसरो के पूर्व प्रमुख और प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बेंगलुरु में अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। इस दुखद घटना पर राजस्थान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शोक जताया। उन्होंने इस बारे में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इसरो के पूर्व प्रमुख का निधन। इसरो के पूर्व प्रमुख के निधन पर किया शोक व्यक्त। साथ ही एक्स पर किया ट्वीट। तो वहीं 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राजस्थान पुलिस और सशस्त्र बलों ने राज्य के सीमा क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से होटल और धर्मशालाओं की जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी और हर आने जाने वाले व्यक्ति की पहचान और गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस कार्यवाही का उद्देश्य आतंकी हमले जैसी घटनाओं को रोकना और राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 और 2.0 कार्यान्वयन योजना को लेकर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर के निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 एवं 2.0 का आधिकारिक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले। उन्होंने योजना के तहत अर्जित प्रगति के बारे में भी सभी नगर निकायों में से विस्तृत फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
जिला कलेक्टर ने योजना में अब तक स्वीकृति आवासों के लिए लाभार्थियों को जारी की गई किश्तों के बारे में जानकारी ली। तो वहीं भारतीय खाद्य निगम ने अजमेर मंडल प्रबंधक राकेश कुमार ने खरीद केंद्र तख्तगढ़ और औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी रिकॉर्ड सही पाए गए और किसानों के खातों में 29 दिनों में 3 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया। वहीं अब तक केंद्र में 180 किसानों को 12 लाख क्विंटल गेहूं से ज्यादा की तुलाई आपको दी गई है और 45 ट्रकों को 10,500 क्विंटल खाद्यान्न पाली केंद्र का भंडारित किया गया है। मंडल प्रबंधक ने केंद्र के गुणवत्ता निरीक्षण और भुगतान प्रभारी की सराहना की। साथ ही केंद्र के 390 से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया, जिनका आपको बताते चले 52 क्विंटल गेहूं लाने के निरीक्षण किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने एक्चुअली वो गेहूं बेचा आपको। वहीं पद्मश्री जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर का प्रबंधन समिति की बैठक जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर के प्रिंसिपल आरपी मीणा ने विद्यालय में की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 10वीं और 12वीं का परिणाम 100% रहा। बैठक में जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार से प्राप्त बजट और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और निर्देश दिए कि इसका लाभ विद्यार्थियों को मिले और उन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो वहीं आतंकवादियों के तहत पहलगांव में पर्यटकों को निर्मम हत्या के विरोध में संत सुखराम ट्रस्ट के तहत मौन रैली निकाली गई। रैली में महिलाओं और पुरुषों के हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। ट्रस्ट ने योगेश पीलीवाल ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड में पूरे देश में आक्रोश फैल गया। यह रैली गुरुद्वारे से शुरू होकर कलेक्टर पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रामधाम रामचौकी गिरई से अनुयायियों के द्वारा ये जो पुलवा गांव में जो आतंकवाद के द्वारा जो घोर अत्याचार ये कार्यक्रम किया गया, उसके विरोध में मौन रैली निकाली गई है महात्मा के आगे। तो वहीं जिला कलेक्टर एनएल मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिले की चिकित्सकों को हीट वेव प्रबंधन के लिए नवाचार करने की सलाह दी गई। कलेक्टर ने जिले के ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों से केंद्रवार समीक्षा की और चिकित्सा संस्थानों में हीट वेव से बचाव की तैयारियों पर चर्चा की। तो वहीं कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चिकित्सा संस्थानों में एसी, कूलर, पंखे और पानी की व्यवस्था सही स्थिति में हो और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो वहीं बैठक में सोजत पीएमओ डॉक्टर आपको बताते चले डॉक्टर राजेश गुप्ता, बाली पीएमओ डॉक्टर भरत टेलर, सुमरेमपुर पीएमओ डॉक्टर महिपाल परमार सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री गंगानगर में शोक सभा आयोजित की गई। श्री गुरु नानक कृष्ण मंदिर में हिमालय परिवार और मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने 5 मिनट का मौन रखकर शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना की। इसके बाद आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बताते चले कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। इस अवसर पर हिमालय परिवार के पदाधिकारी और श्री गुरु नानक कृष्ण मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सर्व सैन्य समाज पाली ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करके 725वीं सैन्य जयंती महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले सैन्य जयंती जुलूस रद्द कर दिया गया। इसके स्थान पर सैकड़ों समाज बंधु जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री
के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सर्व सैन्य समाज पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को अत्यंत निंदनीय बताया और हमले में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। तो वहीं खबर राजस्थान से, जहां पाली के सिटी सीईओ उषा यादव, यातायात पुलिस प्रभारी हिंगलाज चारण और नगर परिषद की टीम से सूरजपाल मुख्य चौराहे और मुख्य सड़क मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। इस मामले में प्रभारी हिंगलाज चारण ने बताया कि बार बार समझाने के बावजूद दुकानदार अतिक्रमण करते रहे, जिससे ये कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही, प्रभारी हिंगलाज चारण ने दी ये जानकारी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में पॉस्को एक्ट संख्या 1 ने अहम निर्णय सुनाते हुए चंदेरिया थाना क्षेत्र के नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसके साथ ही आपको बताते चले कि आरोपी सलीम को 7 साल की सजा और 40,000 जुर्माना लगाया गया। मामला 18 मार्च 2025 को दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी के खिलाफ 15 गवाहों और 23 दस्तावेजों के आधार पर मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी को पॉस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई, जिसमें अधिकतम सजा 7 साल और जुर्माना 20,000 है। इस मामले में कोर्ट मुंशी अशोक सालवी के महत्वपूर्ण भूमिका रही। राठिया ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री 18/2/2025 को चंदेरिया थाने में कि मेरी पुत्री यहाँ पर पास में खेल रही थी, तो वो पड़ोस में व्यक्ति के घर सलीम कुरैशी के घर पर चली गई थी। आसपास देखा तो मिली नहीं, तो घर पे अंदर गई थी, तो उसके साथ लैंगिक अपराध का उत्पीड़न का प्रयास किया जा रहा था। वो लड़की को लेकर गई। इस बाबत उसने चंदेरिया थाना में रिपोर्ट दी थी 18/2/25 को, और अनुसंधान से फिर चंदेरिया थाना वालों ने मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके FIR नंबर 23/2025 दर्ज करके अनुसंधान किया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 28 दिन में अपना अनुसंधान करके न्यायालय में चालान पेश किया था 17/3/2025 को। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL 2025 में प्लेऑफ में पहुंचना अब मुश्किल हो गया है, लेकिन यह असंभव नहीं है। टीम ने अब तक 9 मैचों में से 7 में हार का सामना किया और बचे हुए 5 मैचों में से जीतने पर अधिकतम 14 अंकों तक की पहुंच सकती है। प्लेऑफ में स्थान बनाने के लिए टीम को कम से कम 16 अंक चाहिए होंगे और रन रेट में भी सुधार करना होगा। इसके साथ ही RR को अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। अगर टीम अपने सभी रोज मैच जीतती है, शेष मैच जीतती है, तो NRR में सुधार करती है। तो आपको बताते चले, प्रशंसक अब उम्मीद कर रहे हैं कि RR अगले मैचों में शानदार प्रदर्शन कर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहें। चौदह अंकों तक पहुंचने की उम्मीद RR के लिए। प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल। 9 मैचों में से 7 में हारी टीम। 14 अंकों तक पहुंचने की उम्मीद। नौ मैचों में से 7 में हारी टीम। 14 अंकों में से 14 अंक तक पहुंचने की उम्मीद। अंकों तक पहुंचने की उम्मीद। RR के लिए प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल। तो वही खबर सामने आ रही, जो MCD में बीजेपी का मेयर, बीजेपी के राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के मेयर। राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले। कांग्रेस में मनदीप सिंह को 8 वोट मिले। राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले। कांग्रेस के मनदीप सिंह को 8 वोट मिले।
एमसीडी में बीजेपी का मेयर। आपको बताते चले, एमसीडी में बीजेपी का मेयर, बीजेपी के राजा इकबाल सिंह बने। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले। कांग्रेस से मनदीप सिंह को 8 वोट मिले। तो वही खबर सामने आ रही है, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाशी, घेराबंदी और तलाशी अभियान में मिली सफलता। बांदीपोरा में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में लश्कर का चीफ कमांडर ढेर। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान गए। लश्कर तैयबा का चीफ कमांडर अल्ताफ अली ढेर इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। को बताते चले, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हालातों का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी। अपने इस दौरे में राहुल गांधी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का अनंतनाग जिला अस्पताल भी गए हैं। श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। श्रीनगर को बताते चले, पहुंचे सांसद नेता विपक्ष राहुल गांधी। साथ ही हमले के बाद हालातों का लिया जायजा। श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सीएम उमर अब्दुल्ला से मिले राहुल गांधी। हमले के बाद हालातों का लिया जायजा। श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। तो वहीं अलवर जिले के राजगढ़ अस्पताल इन दिनों दलालों के अड्डे बन रहे हैं, जहां पर अस्पताल में कुछ डॉक्टर अपने ओपीडी चैम्बर्स में अनाधिकृत रूप से बाहर में लपकों और दलालों को बैठा कर रखते हैं। ये दलाल रोगियों से उनके परिजनों को कमीशन के लालच में बाहर की दवाएं और अनाधिकृत लैबों में जांच के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिससे रोगियों को आर्थिक हानि पहुंचने के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ये लोग अनौपचारिक रूप से फीस वसूली करते हैं। वहीं आश्चर्यजनक बात तो ये है कि चिकित्सक जानबूझकर लेट आते हैं और दलाल समय पर पहुंच कर बैठ जाते हैं। चैम्बर में गुमराह करते हुए उनका अनमूल्य समय बर्बाद करने में नहीं चूकते। राजगढ़ अस्पताल बने दलालों के अड्डे। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पा रहा लोगों को लाभ। राजगढ़ अस्पताल बने दलालों के अड्डे। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर पूरा देश आक्रोशित है। हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, पहलगाम में निहत्थे निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कहा, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्यवाही करेगी। सब लोग भी मीडिया के माध्यम से सब समाचार आ रहा है और जिस तरह से पुलवामा पहलगाम में निहत्थे निर्दोष टूरिस्ट लोगों के ऊपर में आतंकवादियों ने हमला किया और जिसमें 26 टूरिस्ट लोगों ने अपने जानें गंवाई, इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है और भारत शासन इसके लिए पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन ले रहा है और उसमें ये आदेश है कि जो भी शॉर्ट टाइम वीजा वाले हैं, पाकिस्तानी वीजा वाले, उनको उनका वीजा। तो वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस स्थित फायर स्टेशन का दौरा किया और वहां तैनात जाबाज फायर अधिकारियों व कर्मियों से मुलाकात की। सीएम रेखा ने उनकी निष्ठा, साहस और सेवा भावना को देखकर गर्व से अनुभूति जाहिर की। कहा कि दिल्ली फायर सर्विस न केवल देश की सबसे सशक्त और आधुनिक आपात सेवाओं में से एक है, बल्कि इसकी 3000 से अधिक कर्मियों की टीम हर वर्ष 36,000 से अधिक आपात घटनाओं के अदम्य साहस के साथ लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि हर आपदा में सबसे पहले पहुंचने वाले ये फायर कर्मी हमारे अग्निवीर हैं, असली नायक जो निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा में जुटे रहते हैं।
आज हम लोग अपने फायर सर्विस स्टेशन पे हैं और पूरी तरीके से हमारी फायर सर्विसेज, हमारे फायर स्टेशंस, हमारी टेक्नोलॉजीज अपडेटेड हों, उसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और हमने अपने पूरे बजट में 500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान भी रखा था और आप देख रहे हैं कि लगातार हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का ये जो टावर है, वाटर टावर, आर्टिकुलेटेड टावर जो है, ये हमने 4 मशीनें खरीदी है जो कि बहुत ऊंचाई से मैकेनिकली पूरा का पूरा पानी छिड़क सकते हैं, जिसमें ऐसी बहुत सारी जगह आग लगती है जहाँ पे कि आप पहुँच नहीं पाते हैं, मशीनें नहीं पहुँच पाती हैं। तो यहाँ इस टावर से आप बहुत ऊंचाई की जगह पे भी और उस बिल्डिंग के पीछे की और भी जहां आग लगी हो तो इन टावर्स के माध्यम से हम वहां आग बुझा सकते हैं। ऐसी हमने 4 मशीनें अभी नई खरीदी है 12 करोड़ रुपए की लागत से। और ये जो हमने पूरा लिफ्ट जो लिया है, इस कैडर को भी हमने लिया है जो 70 मीटर तक की हाइट पर आपके फायरमैन को लेकर के जा सकती है। वो वहाँ पे सुविधाएं, अभी जो पीछे आग लगी थी उसमें भी इस मशीन से हमने पूरी मदद ली, तो इनको भी अभी हमने 2 खरीदी है, 70 मीटर जो ऊंचाई तक लेकर आ सकती है और 90 मीटर की ऊंचाई वाली मशीनें भी हम खरीद रहे हैं। इसके अलावा 100 जगह पे छोटी मशीनें, फायर मशीन्स, जहां नैरो एरिया है, जहां भीड़ वाली जगह है, जहां पे सदर बाजार, चांदनी चौक, जहां रोज आग की घटनाएं होती हैं और काम नहीं हो पाता था, आग बुझाने की गाड़ियां पहुंच ही नहीं पाती थी, उसकी 100 गाड़ियां खरीदने की तैयारी भी सरकार ने खरीद ली है। हमारा एक ही ध्येय है कि दिल्ली में आग लगने की वजह से कोई भी जान की हानि ना हो, तुरंत उसको मदद पहुंचे। दिल्ली सरकार उसमें पूरी तरीके से एक्टिव है। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग, अपडेटेड मशीनरी हमारी फायर स्टेशंस में हो और सारे फायर स्टेशंस भी अपडेटेड हो, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर वहां पर हो। इसके लिए पूरा का पूरा काम शुरू हो चुका है और योजनाबद्ध तरीके से हर फायर स्टेशन को अपडेट किया जाए। कॉलोनियों में जहां पर कभी भी फायर हो सकती है, जहां कभी दुर्घटना घटने की संभावना हो, तो वहां राहत देने के लिए पहली बार बजट में हमने प्रावधान किया कि 100 जगह पर छोटी गाड़ियां परमानेंट स्टेशन रहेंगी, क्योंकि दिल्ली के फैलाव के बाद हमारे 86 जो फायर स्टेशंस हैं वो उन जगहों तक नहीं पहुंचे हैं। पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार, जब तक हम नई जमीन लेंगे, नए फायर स्टेशन बनाएंगे, हमने 100 नए फायर टेंडर्स एंगेज करके अलग अलग जगहों पर, जहां क्विक रिस्पांस व्हीकल की तरह उसे तुरंत अंदर भेजने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में छोटी सड़कों पर भेजने का हमने व्यवस्था की है। उसी के तहत जो नई टेक्नोलॉजी का समावेश यहाँ किया जा रहा है, जो प्रोक्योरमेंट की जा रही है, उसका मुआयना आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ किया है। दिल्ली में ऊंची इमारतों के बनने के बाद ये जो एक लिफ्ट जो 70 मीटर तक जाती है, इससे और बड़ी हमने ऊंची उस पर जाके मुआयना किया, इसकी और हाइट कितनी आवश्यकता है। 90 मीटर तक की भी सरकार प्रोक्योर करने जा रही है। हम अपनी सरकार की ओर से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां सावरकर पर टिप्पणी पर राहुल गांधी को राहत। लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर एससी ने लगाई रोक। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में समन को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गांधी के समन पर रोक। फिर ऐसा बयान दिया तो संज्ञान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दावा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने किया स्पष्ट, गैर जिम्मेदाराना बयान पर लेंगे संज्ञान। लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर एससी ने लगाई रोक। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने किया स्पष्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।